इस लेक्चर में हम इसकी पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो इसकी सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये कि इनका हाई कैरीज रेट होता है। तो जिन पेशेंट में कैरीज के चांसेस ज़्यादा हो तो उनमें हम कॉस मेटल रेस्टोरेशंस नहीं यूज़ करते। इसके अलावा जो सेकंड वन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वो यंग पेशेंट्स हैं, क्योंकि यंग पेशेंट्स में कुछ रीज़न की वजह से हम इनके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम इनको वहाँ पे भी नहीं यूज़ करते हैं। अब उनकी रीज़न ज़्यादा क्या है कि एक तो ट्रीटमेंट लॉन्गर चलता है, ठीक है। दूसरा ये कि एक्सेस आपकी डिफ़िकल्ट होती है। तीसरा ये कि जो क्राउन्स होते हैं उनके जो पल्स चैम्बर होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो और इसकी चौथी रीज़न ये है कि पेशेंट अपनी जो ओरल हाइजीन का ख़्याल है वो इतने अच्छे से नहीं रख पाते हैं, तो ऑब्वियसली केस जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम यंग पेशेंट्स में भी कास्ट मेटल रेस्ट्रिक्शंस नहीं यूज़ करते हैं। इसकी थर्ड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि ये एस्थेटिक रीज़न की वजह से भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मेटल की जो डिस्प्ले है उसकी वो इतना फेवरेबल नहीं है, पेशेंट्स को इतना वो सूट नहीं करता, तो वो इसकी बजाय कंपोजिट और पोर्सलिन को प्रेफर करते हैं ड्यू टू एस्थेटिक रीजंस। और हमने इनकी इंडिकेशन पढ़ी कि जहाँ लार्ज रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वहाँ पे हम कास्ट मेटल रेस्ट्रिक्शन यूज़ करते हैं। तो उसी के कॉन्ट्रा इंडिकेट ये करता है कि जब स्मॉल रेस्ट्रिक्शन चाहिए होंगी तो वहाँ पे हम अमलगम और कंपोजिट को ही यूज़ करेंगे, ना कि हम छोटी सी रेस्ट्रिक्शन के लिए मेटल अलॉयज़ को यूज़ करेंगे। अब कास्ट मेटल अलॉयज़ के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये मेटल है तो ओबियसली इनकी स्ट्रेंथ बाकी मटेरियल से ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकंड वन इज़ द बायोकम्पैटिबिलिटी। अब ये हाई गोल्ड डेंटल जो कास्टिंग अलॉयज़ हैं वो ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं ओरल इन्वायरमेंट में, तो वो हाईली बायोकम्पैटिबल होते हैं, तो उनकी वजह से इतने इश्यूज़ नहीं होते हैं, बनिस्बत ये कि जो अदर रेस्पिरेटरी मटेरियल होते हैं वो कुछ एलर्जी या सेंसिटिव होते हैं कुछ को, पेशेंट्स को। तो ये जो कास्ट मेटल रेस्ट्रिक्शन हैं वो इस लिहाज से बायोकम्पैटिबल हैं कि वो अनरिएक्टिव होते हैं ओरल इन्वायरमेंट में। थर्ड इसका एडवांटेज है लो वेयर, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका जो वेयर है वो बहुत कम होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है। तो और ये लार्ज रेस्टोरेशन में जब ये यूज़ करते हैं ये क्वालिटी इनकी बहुत मैटर करती है, तो ये ख़ास एडवांटेज है। इसी तरह लास्ट जो है वो कंट्रोल ऑफ लार्ज रेस्टोरेशन और कॉम्प्लेक्स रेस्टोरेशन चाहिए होंगी, वहाँ पे हम कास्ट मेटल रेस्टोरेशन को यूज़ करेंगे। तो ये इसका एक फ़ायदा है कि कंट्रोल हमें होता है। इसी के कुछ फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो नंबर ऑफ़ अपॉइंटमेंट्स और चेयर टाइम भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यंग पेशेंट में ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है। तो इसका डिसएडवांटेज में ये है कि इसकी नंबर ऑफ़ अपॉइंटमेंट ज़्यादा होते हैं। सेकंड वन इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन भी इसमें यूज़ होती हैं। ऑब्वियसली जब अपॉइंटमेंट होगी तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में सबसे पहले प्रिपरेशन होगी, उसके बाद उनको टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन दे दी जाएंगी, फिर वो एक कास्ट मेटल रेस्ट्रिक्शन तैयार होगी, उसके बाद एक लास्ट डिलीवरी अपॉइंटमेंट होगी। इसकी वजह से एक अपॉइंटमेंट्स के नंबर भी बढ़ जाएंगे, चेयर टाइम भी बढ़ जाएगा, और एक हमें टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन भी का फेज़ भी बर्दाश्त वो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक मेटल है तो उसकी वजह से जो मटेरियल है उसकी वजह से एक आपका और टेक लेबॉरेटरी प्रोसीजर भी बढ़ जाता है, और मटेरियल की वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, और अपॉइंटमेंट्स भी ज़्यादा हो रही हैं, तो ये कॉस्टली होते हैं। ये हाईली टेक्निक सेंसिटिव होते हैं, तो हमें मोस्टली कंट्रोल्स एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हाईली टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर से ये मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हमें काफ़ी फोकस करना पड़ता है टेक्निक के ऊपर। और अगर हम स्मॉल इनलेज यूज़ करेंगे तो ये एक स्प्लिटिंग इफेक्ट भी दे सकता है। वेजिंग इफेक्ट के थ्रू एक दांत को स्प्लिट कर देगा दो पार्ट्स में, फेशियल और लिंगुअल स्ट्रक्चर को आपस में से अलग करने की कर सकता है अगर प्रेशर ऊपर से ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक स्प्लिटिंग फोर्स भी प्रोड्यूस कर सकता है एक टूथ में, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है।